नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसको बीजेपी अपना लौह पुरुष कहती है, जिसके नाम पर एक युग भी आप मान सकते हैं, जिसको आडवाणी युग कहा जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति इस राजनीति में जिसके आगे सत्ता छोटी हुआ करती थी, संगठन बौना हुआ करता था, जिसकी तूती बोला करती थी, आज वो व्यक्ति अपने घर में अकेला कहीं बैठा होगा। इस ढलती हुई शाम में किताब के पन्ने पलट रहा होगा, या अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा होगा, या बरामदे में बैठकर खाली आसमान ताक रहा होगा। जिसका कभी वक्त हुआ करता था, आज वक्त ने उसको छोड़ रखा है। यह जीवन की गति है, लेकिन भारत की राजनीति में आडवाणी के साथ ऐसा होगा, यह शायद पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन 2014 के बाद से धीरे धीरे आडवाणी हाशिए पर जाते रहे, और आज एक ऐसा वक्त आ गया कि पार्टी ने उनको सक्रिय राजनीति से बाहर खुद कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी जो गुजरात की गांधीनगर सीट से लगातार लड़ते रहे, 6 बार तो उन्होंने वहां से जीत हासिल की, 8 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे। अब उस सीट से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में गांधीनगर से आडवाणी का नाम काटकर वहां मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह का नाम रख दिया गया है। आडवाणी इस तरीके से सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिए गए हैं। भारत में राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है, लेकिन आडवाणी का जिक्र आम नेताओं से, आम राजनेताओं से अलग होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने एक पार्टी को ताकत दी, एक व्यक्ति ने अपने ज़रिए उस पार्टी को एक आंदोलन दिया, और उस आंदोलन, उस ताकत के बूते वो पार्टी सत्ता तक पहुंची। 1984 में जब पहली बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में थी, क्योंकि 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, तो उसके 2 ही उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 1989 में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी। 1991 में जब अयोध्या आंदोलन पीक पर आ गया था, अपने चरम पर था, उस दौरान बीजेपी के सांसदों की संख्या 120 थी, और 1996 में यह पार्टी इस देश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। यह दीगर बात है कि 13 दिनों तक ही वो अपने पद पर रहे, बहुमत साबित नहीं कर पाए, कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी। लेकिन 2 साल के बाद जब देवेगौड़ा और गुजराल की सरकार निकल गई और चुनाव 1998 में हुए, तो बीजेपी फिर सत्ता में आई, और इस बार वाजपेयी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी जो 13 महीने चली। 13 महीने के बाद 1 वोट के चलते सरकार गिर गई। चुनाव फिर हुए, वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने गठबंधन सरकार की, और इस सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। यह जो बीजेपी की राजनीति सत्ता की रही, उसमें अगर कोई आदमी कड़ी के रूप में था, रीढ़ के तौर पर काम करता रहा, तो आडवाणी थी। इसी दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, और इसका दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर आया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दें, लेकिन आडवाणी और उनके अपने जो उसमें के सलाहकार थे, प्रमोद महाजन सरीखे लोग, वो इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, नरेंद्र मोदी को कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, नरेंद्र मोदी के हटने से कोई बात बनती या बिगड़ती नहीं है, और नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर बने रहे। इसके बाद केशुभाई की अगुवाई में बीजेपी के नेताओं का दल कई दफ़ा दिल्ली दौरे पर आया। वो लगातार यहाँ बैठा रहा और यह कोशिश करता रहा कि नरेंद्र मोदी को हटाकर केशुभाई के हाथ में गुजरात की कमान दे दी जाए। लेकिन आडवाणी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार केशुभाई पटेल को यह कहकर गुजरात लौटाया कि आप जाइए, फिलहाल नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। यानी कि गुजरात में 13 वर्षों तक अगर मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रहे, तो शुरुआती 5-7 वर्षों तक नरेंद्र मोदी को बचाकर कुर्सी पर रखने का जिम्मा अगर किसी व्यक्ति ने निभाया, तो वो लालकृष्ण आडवाणी थी। और लालकृष्ण आडवाणी के करीबियों में या सबसे नज़दीकियों में अगर कोई व्यक्ति हुआ करता था, तो नरेंद्र मोदी ही थे। लेकिन दिक्कत आडवाणी के साथ ये थी
कि वो संघ की तरफ से यानी संघ की आंखों में एक हीरो या नायक के तौर पर हमेशा चमकते रहना चाहते थे, इसलिए वो कट्टर हिंदुत्व की राह पर थे। लेकिन भारत में अगर आप किसी संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो उसके लिए आप में लचीलापन होना चाहिए। वो लचीलापन शायद आडवाणी अपने भीतर नहीं ला पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने वाजपेयी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया था। आडवाणी पीछे रह गए, वाजपेयी आगे आ गए। ये दीगर बात है कि आडवाणी बाद में यह कोशिश करते रहे कि प्रधानमंत्री कुर्सी उनको मिल जाए, लेकिन वाजपेयी ने ऐसी किसी भी गुंजाइश को हर बार ख़त्म किया। आडवाणी को ये लगने लगा था कि उनकी जो इमेज है उस इमेज की दिक्कत ये है कि वो कट्टर हिंदुत्व की इमेज है, और वह जब प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगी तो शायद यह देश या बीजेपी का समर्थन करने वाले दल स्वीकार न कर पाएँ। आडवाणी की सब दलों के बीच में स्वीकार्यता का ना होना ही आडवाणी के सपने की राह में एक बड़ा रोड़ा था। शायद यही वजह थी कि 2005 में जब वे पाकिस्तान गए तो जिन्ना की मज़ार पर जाकर उन्होंने जिन्ना को सेकुलर नेता के तौर पर रखा, और यह बात उनके लिए कांटा साबित हो गई। हिंदुस्तान लौटने के बाद आडवाणी की बहुत थुक्का फजीहत हुई। उनके अपनों ने भी उनके बारे में भला बुरा कहा। 2009 में वाजपेयी की तबीयत खराब होने के बाद आडवाणी को एनडीए ने आगे किया। बीजेपी के नेता के तौर पर आडवाणी नायक के रूप में चुनाव में आगे थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे थे। चुनाव आडवाणी की अगुवाई में 2009 में लड़े गए, और उस समय आडवाणी को उम्मीद थी कि अगर बीजेपी और एनडीए सत्ता के लिए ज़रूरी समर्थन या ज़रूरी सांसदों की संख्या जीत लेता है, जुटा लेता है, तो आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन 2009 में भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद संघ ने अपनी नीति रीति में बदलाव करना ज़रूरी समझा, क्योंकि तब राहुल गांधी कांग्रेस में थे और उनके कमान संभालने की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थीं। संघ और बीजेपी के भीतर इस बात पर मंथन तेज हो चला था कि अब नेतृत्व में बदलाव किया जाना चाहिए, नया नेतृत्व लाया जाना चाहिए। इसीलिए 2014 में राजनाथ सिंह जब बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी और संघ दोनों ने मिलकर के रखा। ये एक प्रयोग था संघ की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस बार चुनाव में उतरा जाए एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी चेहरा, और अगर देश का बहुमत नरेंद्र मोदी में उम्मीद देख पाता है और उस तरह के भारत के सपने को देख पाता है जिस तरह का सपना बीजेपी और संघ देश को दिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि सत्ता में बीजेपी आ जाए, और ऐसा हो भी गया। लेकिन 2014 में ही जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे किया गया था तो आडवाणी ने उसका विरोध किया था। उस समय आडवाणी की बात का वज़न तो था, लेकिन उसको मानने की मजबूरी पार्टी और संघ दोनों के सामने नहीं थी। यानी कि वक्त के साथ साथ आडवाणी की ताकत कम हो गई थी, उनकी हैसियत कम हो गई थी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के सत्ता में आ जाने के बाद दूरी आडवाणी और नरेंद्र मोदी की बढ़ने लगी, और यह बात और साफ हो गई राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जब आडवाणी का नाम चर्चा में था कि संभव है कि बीजेपी आडवाणी को इस बार राष्ट्रपति बना दे और उनको सियासी विदाई दे दे, उनका सम्मान रह जाएगा, उनका मान रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया और दलित चेहरे के नाम पर उनको राष्ट्रपति पद पर जाकर बिठा दिया। आडवाणी के लिए जो आखिरी उम्मीद थी किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठने की, वो भी इस तरह से जाती रही। कुल मिलाकर के आडवाणी भारतीय राजनीति में एक ऐसे नायक के तौर पर जाने जाएंगे जिसने वक्त को अपने हाथों में पकड़ लिया था, जिसकी मुट्ठी में तब वक्त चला करता था। वह जो चाहता था वो हुआ करता था। सियासत उसके हाथों में थी, सत्ता उसकी पकड़ में थी, उसका हर कहा फैसला हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र पकती गई, समय आगे बढ़ता गया, आडवाणी कमज़ोर होते गए, शरीर से भी और सियासी हैसियत के लिहाज से भी। आज एक वक्त आ गया है जब आडवाणी सिर्फ याद किए जाएंगे,
किस तरीके से, यह भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि उन्हें देखने वाले अपनी अपनी नज़र से देखेंगे। वह व्यक्ति जो लौह पुरुष था, लेकिन अपने सियासी फ़ायदों के लिए बाद में शायद कई तरह के समझौते करता रह गया। वह व्यक्ति जो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता था, लेकिन जिन्ना के मज़ार पर जाकर उन्हें सेकुलर कहकर उसने अपने सारे किए पर पानी फेर दिया था उन लोगों के बीच जिन लोगों के बीच वो उस हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में जाना जाता था। एक व्यक्ति जो भारतीय राजनीति का महानायक हुआ करता था, लेकिन बाद में जो नायक था इस देश का, उसने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। आडवाणी पर चर्चा आज इतनी, लेकिन आडवाणी का युग एक बड़ा युग है भारतीय राजनीति का। जब इतिहास पीछे मुड़कर देखेगा तो वो आडवाणी को आंकेगा। फिर देखा जाएगा कि समय के लिहाज से, समय की पैमाइश आडवाणी को किस तरीके से शब्दों में, इतिहास के पन्नों में रखती है। वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन एक बार फिर वही गुजारिश है कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ज़रूर लीजिए। नमस्कार।